हेलो स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स तो क्या ही बोलूँ मेरे छोटे भाई और बहनों, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी। और मैं आज अपने ये नए चैनल में आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी, जिसका नाम है बायोलॉजी अड्डा। और इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 CBSE का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसका पार्ट 1 हम आज देखने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें हम पूरा थरोली NCERT को कवर करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ बताएंगे आपको, जैसे कि आपको इजीली समझ में आए। और ये फुल्ली बेस्ड होगा नीट के और बोर्ड्स के लिए। तो बन रही है वीडियो में। और अगर आपको थोड़ा ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तो मैं इसमें नया हूँ पूरा, तो वीडियो क्वालिटी वगैरह थोड़ा इतना खास नहीं है, आपको ही पता है। और जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, ऐसे तो मेरे को लिख के रखना पड़ता है, उसके बाद आपको समझाना पड़ता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। बट पढ़ाई में बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, मैं जितना पढ़ाने वाला हूँ उससे एक्स्ट्रा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत रेयर, क्योंकि मैं हर चीज़ को यहाँ पे कवर अप करने वाला हूँ आज। तो आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन जो चीज़ आता है वो अपना आता है टेस्टिस। और एक मैन के पास 2 टेस्टिस होते हैं नॉर्मली, और उस पेयर ऑफ टेस्टिस को काम ये होता है मेनली वो स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। और जो दोनों टेस्टिस होते हैं बोथ आर लोकेटेड इन स्मॉल बैग कॉल्ड स्क्रोटल सैक व्हिच इज बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो स्क्रोटल सैक में होता है 2 टेस्टिस, वो बिलो एब्डोमिनल कैविटी होते हैं, जो इसका लोकेशन है। और इसका टेम्परेचर जो होता है लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्यों है? मेनली जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में, जो स्पर्म प्रोडक्शन के टाइम में मेन जो अपना टेम्परेचर रेगुलेशन होता है ना, बॉडी टेम्परेचर से लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, जिसलिए टोटल साइज उसको मेंटेन करता है लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब नीचे अगर आते हैं तो एक अबनॉर्मलिटी है, जो कि उसको अबनॉर्मलिटी तो नहीं बोल सकते हैं, पर जब बच्चा मतलब पैदा होता है बर्थ के टाइम पे, हर बच्चे का जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। इंगुइनल रिंग आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, पर जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होता है, अंदर होता है। तो धीरे धीरे आफ्टर बर्थ वो बच्चे का टेस्टिस जो मतलब टेस्टिस होता है वो स्क्रोटल सैक में आ जाता है, डिसेंड कर जाता है। पर कुछ केसेस में ये फेल कर जाता है, डिसेंड नहीं कर पाता और एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है। वो ड्यू टू डिफरेंट रीजंस हो सकता है, उसमें हमारा कुछ है नहीं। तो इसको बोला जाता है अनडिसेंडेड टेस्टिस टू स्क्रोटल सैक। इसको हम बोलेंगे क्रिप्टोक्सिडिज्म। इसको हम एक नाम दिया जाता है क्रिप्टोक्सिडिज्म। अब अगर इसको हम बेहतर से जानना चाहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक डायग्राम बहुत ही बढ़िया जरिया इसको जानने के लिए। तो मैं आपको आज ये डायग्राम बताने वाला हूँ। डायग्राम इतना खास तो है नहीं, आप देख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो है इसमें जितना आपको चाहिए। तो सबसे पहले आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? ये मोस्टली यूरिन को यहाँ पे स्टोर करके रखता है, ये इसका काम है। ठीक इसके नीचे जो आता है ये अपना हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका नाम है पेनिस। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोला जाता है ग्लैंड्स पेनिस। और इसका जो एक स्किन होता है उसको बोलता है फ्रेनुलम प्रीप्यूस और फोरस्किन, इसका जो नाम है। और इसके अंदर एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बोथ स्पर्म एंड यूरिन को कैरी करता है, उसका नाम है यूरेथ्रा। ठीक इसके ऊपर यूरेथ्रा जाके आगे जाता है और यहाँ पे पी लाइक स्ट्रक्चर, मटर जैसा दाने का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सीमेन जो होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है। इसके जस्ट साइड में एक फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा जिसका नाम है काउपर्स ग्लैंड, और इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। इसका भी काम लगभग इसी के जैसा, ये सीमेन में कंट्रीब्यूट करता है अपना कुछ। प्रोस्टेट का काम ये भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है एक मतलब जो शुगर रिच फ्लूइड को वो मतलब अपने सीमेन में ऐड करता है इससे। उसके साथ इसमें आएगा एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का काम मेनली क्या है? ये जो है ये एक लुब्रिकेंट के लिए यूज होता है ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन और मेटिंग। ये ज्यादातर क्या करता है ना, ये एक लुब्रिकेंट रिलीज करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल रिलीज करता है, जो कि इस प्रोसेस को आसान बनाता है। अब
एक यहाँ पे ये रह गया टेस्टिस, जो कि मेन यूनिट है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। टेस्टिस जो है आप देख सकते हैं टोटल सैक में है, इसमें अटैच हुआ है एक जो है वास्ट डिफरेंस पे जाके ऊपर एक बैंड होकर यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ है। वास्ट डिफरेंस का काम क्या है? वास्ट डिफरेंस का काम क्या है? यहाँ पे जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है स्पर्म, ये इसको कैरी करता है यहाँ तक, यूरेथ्रा तक। सॉरी गाइस, क्योंकि मेरे को लिख के से बनाना पड़ रहा है तो वीडियो को कट एंड पेस्ट करना पड़ रहा है हम लोग को, पर खैर अभी हमें उसको ध्यान देते हैं। तो जैसे कि आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखा, तो उसमें जो मेन अपना फोकस था वो था टेस्टिस। तो हमें अब टेस्टिस के बारे में बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि क्या करता है टेस्टिस और स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है और क्या फंक्शन रहता है टेस्टिस का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रहा पूरा टेस्टिस का डायग्राम, थोड़ा मैं साइड हो देता हूँ। ये रहा आपका पूरा टेस्टिस का डायग्राम जो है। तो अभी इसको हम पढ़ने वाले हैं, पर इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि यार अभी देखो, अभी तुम्हारा 12th हुआ है, तो अभी टाइम है तुम्हारे पास नीट वगैरह या फिर बोर्ड्स के लिए, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि अगर कोई पैनिक हो भी जाता है ना, तो उसमें उसकी खुद की ही गलती है यार, कि एग्ज़ाम तो तुम्हारा ऐसे भी निकलने वाला है नहीं पैनिक होने से। क्योंकि अपने हाथ में तो रिजल्ट है नहीं, अपने हाथ में प्रिपरेशन, जो कि हमें अच्छे से करना पड़ेगा और हम करेंगे भी, मिल के करेंगे। और उसके बाद अगर बाई चांस कुछ हो भी जाता है, वो तो सर्कमस्टेंस क्या होगा पता नहीं हमें, उसके बाद अगर अपना रिजल्ट नहीं आता है ना, तो कोई बात नहीं यार, मेहनत तो किया ना एक बार, और एक बार कर लेंगे मेहनत, कुछ नहीं होता उससे। मेहनत करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। और बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है, 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गए, कुछ के 3 अटेम्प्ट भी हो गए हैं। तो यार एक बार सोचो यार, डॉक्टर बनने वाले हो, ऐसे थोड़ी है कि यार तुम कुछ भी कर रहे हो। एक सर्टिफाइड डॉक्टर, बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर बनने के लिए ना, ऐसे ही थोड़ी आपको मिल जाएगा। ये मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से डीमोटिवेट हो जाते हैं यार, कोई नहीं, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। तो अभी जैसे हम इसको देख रहे हैं, तो देखिए पहला जो सबसे आउटर लेयर आता है ना टेस्टिस का, उसको बोला जाता है ट्यूनिका वैजाइनलिस, जो कि एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इनर टेस्टिस को डैमेज होने से बचाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यार ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। ये कवर दिया और बीच में ये ना गैप है, कैविटी है, और इसमें कुछ फ्लूइड्स रहते हैं, जो कि अगर आपको टेस्टिस कहीं पे भी कुछ भी डैमेज होने के चांसेस से रोक देता है। एक शॉक अब्जॉर्बर के हिसाब से काम करता है। उसके जस्ट बाद आता है जो सेकंड लेयर होता है। और एक बात, ट्यूनिका वैजाइनलिस जो होता है वो बस आधे पार्ट ऑफ टेस्टिस को कवर करता है, फ्रंट पार्ट, पूरा पार्ट को कवर नहीं करता है। दूसरा आ गया सेकंड जो है, मिडिल पार्ट हो गया उसका, मिडिल लेयर ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या है? ये जो है एक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है, जो कि होल टेस्टिस को कवर करके रखा है। और सबसे अंदर का लेयर जो होता है ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका वास्कुलोसा जो है ये एक ऐसा लेयर है जो कि अपने ये कंपार्टमेंटल लोब्यूल्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये इसका इनर लेयर है ये। अब ये है क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल, मैं आपको बताता हूँ इसको। देखिए आपने जो स्पर्म प्रोडक्शन होता कहाँ से, बोल तो दिया कि टेस्टिस से होता, पर होता कैसे है? टेस्टिस में एक ऐसा चीज है जिससे कि स्पर्म प्रोडक्शन होता है, वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो आप सीधा लाइंस देख रहे हैं ना, 3-3, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये फंक्शन करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन में। अब ये एक जो है ये है बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस में ऑन एन एवरेज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक टेस्टिस में 750 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब मैं पाथवे आपको बताता हूँ स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है। आपने पिछले डायग्राम में देखा होगा, उसके साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। स्पर्म प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होने के बाद ये इससे रिलीज होता है और यहाँ पे आता है, और ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलके बनाते हैं क्या,
इसको बोला जाता है रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस जो है ये एक ग्रुप ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे जो कनेक्ट होते हैं, सॉरी ग्रुप ऑफ जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कनेक्ट होते हैं उसको बोला जाता है रेटे टेस्टिस। और ये जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलता है यहाँ पे पहुँचता है। अब एक ग्रुप ऑफ रेटे टेस्टिस form tube-like structures called afferent tubules, sorry afferent ductules, duct-like structure afferent ductules। अब ये डॉक्ट्यूल्स क्या काम है, ये रेटे टेस्टिस मिलके 10 से 20 इफरेंट डॉक्ट्यूल्स बनाते हैं। अब ये इफरेंट डॉक्ट्यूल्स इसको स्पर्म को कैरी करके लेते हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस अब 3 टाइप के आते हैं। जो हेड पार्ट होता है हाईली कॉइल्ड, उसको बोला जाता है कापुट एपिडिडाइमिस, जो कि सबसे हाईली कॉइल्ड आप देख सकते हैं। अब यहाँ से स्पर्म आता है धीरे धीरे, हाईली कॉइल्ड है, उसके बाद आएगा थोड़ा रिलैक्स्ड हुए कॉर्पस एपिडिडाइमिस। अब इससे भी ज़्यादा रिलैक्स इसके नीचे आएगा, यह मिडिल पार्ट हो गया एपिडिडाइमिस का, मिडिल बॉडी। अब इसके नीचे आएगा कॉडा एपिडिडाइमिस जो कि टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। अब इसके थ्रू जाके स्पर्म यहाँ से पहुँचता है वास्ट डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस में पहुँचने के बाद आपको पाथवे पता है, मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया। वास्ट डिफरेंस में होके जाता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से होता है इजैकुलेट। ये हो गया स्पर्म का पाथवे और ये हो गया टेस्टिस का डायग्राम। और अभी हम और पढ़ने वाले हैं स्पर्माटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं इसके बाद, और स्पर्माटोजेनेसिस भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ एक चीज़, स्पर्म जब प्रोड्यूस होता है उसमें 2 सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और सटोली सेल्स। सटोली सेल्स का काम क्या है? सटोली सेल्स क्या करते हैं, जो स्पर्म होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिश करते हैं उसको। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। या फिर एक काम करते हैं, इसका सेकंड पार्ट ले आते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सटोली सेल्स और स्पर्माटोजेनेसिस। तो गाइस मैंने सोचा कि यार सेकंड पार्ट क्या ही बनाना, बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया था तो उसको कवर अप कर देते। इसी टॉपिक को ही हम आज पढ़ाने वाले थे सेकंड पार्ट में, तो हम इसको ही आज अभी इसी पार्ट 1 में कवर अप कर देते हैं। छोटा सा ही है, 2 मिनट लगेगा। तो बस हमें कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि लाइक स्पर्माटोजेनेसिस के टाइम में कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ सेल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एक हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH। FSH क्या करता है, स्पर्माटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है। उसके जस्ट नीचे आता है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का काम क्या है, लेडिक सेल्स जो होते हैं ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका जो कि है मेल हार्मोन, जिसका नाम है एंड्रोजन। और एक तीसरा है, और एक चीज एंड्रोजन जो होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। और तीसरा है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH और FSH मिलके जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को और स्पर्माटोजेनेसिस को इनिशिएट करते हैं और इस प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। अब बात करते हैं स्पर्माटोजेनेसिस के बारे में, जो कि पूरा मुद्दा रहा है आज हमारे इस पार्ट 1 में। तो देखिए स्पर्माटोजेनेसिस में होता क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये स्कीमेटिकल डायग्राम, जिसमें कि 2N 2N NN ये लिखा होगा। आप सोच रहे हो क्या है, तो आपने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। तो ये है डिप्लॉइड क्रोमोसोम, मतलब पेयर, मतलब डिप्लॉइड क्रोमोसोम, 2 गैमेट्स मतलब डिप्लॉइड 2N। तो ये है डिप्लॉइड क्रोमोसोम। और इसमें क्या होता है, तो पहले जो होता है डिप्लॉइड होता है ये, और इसको हम बोलते हैं स्पर्माटोगोनिया। जब स्पर्माटोगोनिया माइटोसिस के अंडर आता है तो ये खा पी के पूरा फूल जाता है, जिसको हम देख सकते हैं ना, ये बड़ा स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली ग्रोथ हो गया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये भी डिप्लॉइड ही रहता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, जो कि प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। स्पर्माटोसाइट मतलब क्या, स्पर्माटो मतलब स्पर्म, साइट मतलब सेल, प्राइमरी स्पर्म सेल। अब ये मियोसिस डिवीजन, जो कि मियोसिस क्या होता है,
डिविजनल होता है, डिफरेंशिएशनल फेज होता है मियोसिस। मियोसिस 1 के अंदर जाके डिप्लॉयड से हेप्लॉयड बन जाता है। ये एक हेप्लॉयड 2n डिवाइड होके n बन गया, इसको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। अब ये और एक मियोसिस में जाता है, जिसको बोला जाता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 के अंदर ये जो हेप्लॉयड है ये फिर फर्दर डिवाइड तो नहीं, ये मतलब स्प्लिट कर जाते हैं और 1 से भले 2, 2 से भले 4 बन जाते हैं। अब ये 4 जो बन गए हैं इसको बोला जाता है स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स फर्दर मैच्योर होके बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, और इसको ही हम बोल सकते हैं स्पर्म। ये रहेगा आपका पूरा स्पर्म प्रोडक्शन का स्कीमेटिकल डायग्राम। अगर आपको फिर भी अगर कुछ भी डाउट है आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको पक्का रिप्लाई कर दूंगा। और जितना मेरे में था मैंने आपको समझा दिया, अगर कुछ छूट गया तो आप मेरे को पक्का रिव्यू दे सकते हो उसके बारे में। तो ये पूरा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना था, शायद एनसीईआरटी में है नहीं, फिर भी जो अपना पेनिस होता है ये कुछ मतलब स्पेशल टाइप के मसल्स से बना होता है, जो कि इरेक्टाइल मसल्स होते हैं, जो कि इसको इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होता है जो कि इसको इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ह्यूमन या फिर मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के मतलब जो पेनिस में बोन नहीं होता है, वो मसल्स होते हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे कि डॉग को ले सकते हो, डॉग के पेनिस में बोन होता है जिसको हम बोल सकते हैं बैकुलम। पर ह्यूमन का जो है पूरा मस्कुलर है, वो बहुत ही स्पेशल टाइप का मसल से बना है जिसको हम क्रोकस बोल सकते हैं। पर मैं वो एक इरेक्टाइल मसल में आपको उसके बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ, नॉर्मल है वो चीज़ हमारे लिए, पर ये नीट में है नहीं, तो फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो बाकी अगर कुछ छूट गया तो आप मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पक्का उसको समझा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर से बोल देता हूँ गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।